हेलो एवरीवन, आई एम इंदु सांगवान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू लाइट योर ड्रीम्स। फ्रेंड्स, यहाँ हम तैयारी कर रहे हैं HSSC TGT स्क्रीनिंग के लिए। आज आपकी क्लास रहने वाली है इन्वायरमेंटल अवेयरनेस की, और आज की क्लास में हम 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसमें पहला टॉपिक है हमारा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, उसके सोर्सेज क्या हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। इसी के साथ हमारा सेकंड टॉपिक रहेगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संचयन, उसके क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं, उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। और हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा डिफॉरेस्टेशन, वनोन्मूलन। आज हम ये 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं, तो चलिए करते हैं स्टार्ट हमारे फर्स्ट टॉपिक से। तो टॉपिक है हमारा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, यानी गैर नवीकरणीय ऊर्जा। इसमें हम कवर करेंगे, कंसेप्ट करेंगे इसका क्या होती है, सोर्सेज इसके स्रोत क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, क्या इसके लाभ हैं, क्या इसकी डिसएडवांटेजेस हैं, क्या इसके नुकसान हैं, ये सारी बातें। तो सबसे पहले है हमारा गैर नवीकरणीय ऊर्जा है जो वो क्या होती है, किसे कहते हैं, ये पता होना चाहिए हमें। नॉन मतलब नहीं है, रिन्यूएबल दोबारा से नया करने के योग्य, गैर मतलब नहीं किया जा सकता, नवीकरणीय नव मतलब नया, करणीय मतलब करने योग्य, यानी कि जो दोबारा से नया करने के योग्य नहीं है, ऐसी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, गैर नवीकरणीय ऊर्जा। ऐसे ही रिन्यूएबल से भी आप समझ सकते हैं, री मतलब दोबारा से, न्यू मतलब नया, एबल मतलब योग्य, और आगे नॉन लगा दिया तो नहीं। ठीक है, यहाँ से ये पॉइंट है। अब इसका कंसेप्ट देखते हैं हम। अनवीकरणीय भी कह सकते हैं आप इसको, या फिर गैर नवीकरणीय, दोनों कुछ भी कहें। ऊर्जा वह होती है जिसे एक बार यूज़ करने पर या उसके समाप्त होने पर दोबारा निर्माण नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसी ऊर्जा होती है कि जिसको हम एक बार यूज़ कर ले तो दोबारा उसका यूज़ नहीं हो सकता, और इसको बनने में बहुत सारे करोड़ों, लाखों, हजारों साल लग जाते हैं। ये ऊर्जा ऐसी होती है। अब इसको देखते हैं आगे। इनका प्रयोग हम केवल एक ही बार कर सकते हैं, इनका निर्माण पुनः होने में हजारों करोड़ों साल लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब जो गैर नवीकरणीय ऊर्जा होती है उसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं वो दिए हैं। तेल है, जैसे गैस है, कोयला, जीवाश्म ईंधन, यूरेनियम, प्राकृतिक गैस। सबसे ज़्यादा इसमें ये क्या है, जीवाश्म ईंधन, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो सारे इसमें आते हैं। फॉसिल फ्यूल्स का निर्माण कैसे होता है, थोड़ा सा हम प्रोसेस देखते हैं कि जो गैर नवीकरणीय ऊर्जा है ये कैसे बनती है। जैसे तेल है, गैस है, कोयला है, प्राकृतिक गैसेस हैं, ये सारी चीज़ें कैसे बनती हैं। तेल बनता है एक बहुत ही लंबे प्रोसेस के बाद, जिसमें लाखों करोड़ों साल लगते हैं। क्या होता है ना कि हमारे जो जीव जंतु हैं और पेड़ पौधे हैं, जितनी भी हमारी वनस्पतियां हैं, वो सड़ जाती हैं, जैसे बहुत साल उनको हो जाते हैं, गल सड़ के ज़मीन के नीचे दब जाती हैं। ऐसे धीरे धीरे प्रोसेस चलता रहता है। ज़मीन के नीचे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और टेम्परेचर भी बहुत हाई होता है, तो उस वजह से ये चीज़ें धीरे धीरे बन के पहले तो ये पेट्रोल के रूप में या तेल के रूप में बनती हैं, और जब बहुत ज़्यादा प्रेशर के कारण क्या होता है कि इनमें गैस बनने लगती है। जो गैस है वो फिर उसके ऊपर तैरती है, पेट्रोल या तेल जो भी बनता है, कोयला है, इनके ऊपर गैसेस तैरने लगती हैं और धीरे धीरे ऐसे गैस का निर्माण होता है, गैस बन जाती हैं। और ये बहुत ही लंबा प्रोसेस चलता है। ये कैसे बनती हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारी वनस्पतियां हैं उनके बहुत साल पहले गलने, दबने, सड़ने से ज़मीन के नीचे हाई प्रेशर और दाब के कारण वो पहले लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं, और लिक्विड से धीरे धीरे वो गैस के रूप में बाहर निकलने लगती है, जिनका यूज़ हम फिर करते हैं। इसमें आगे है फिर सोर्सेज। इसके सोर्सेज क्या क्या हैं, सोर्सेज ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। स्रोत क्या क्या हैं गैर नवीकरणीय ऊर्जा के, जैसे हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म का मतलब होता है जीवों के जो अंश हैं, जीवों के जो अवशेष रह जाते हैं, कोई पेड़ पौधे, जीव जंतु, वनस्पतियां, सारी इनके जो रह जाते हैं, और गलने, सड़ने, दबने से इनके फिर जो प्रोसेस चलता है एक लंबा, लिक्विड में और फिर गैस में, तो उनसे इसका निर्माण होता है। फॉसिल फ्यूल्स में क्या क्या आते हैं, प्राकृतिक गैसें हैं, जो नेचुरल गैसेस हैं, तेल है, कोल है, कोयला, पेट्रोल, डीजल, और इन्हीं में एक यूरेनियम भी आता है, ये अलग से है। और आपको यहाँ पर एक ये पॉइंट नोट करने का है, जीवाश्म ईंधन हाइड्रोकार्बन से बने होते हैं। जो जीवाश्म ईंधन है हाइड्रोकार्बन से ये बने होते हैं। अब हम इनको सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा डिटेल में जानेंगे। जैसे कि इसमें सबसे पहले है नेचुरल गैसेस, प्राकृतिक गैस कैसे बनती है, क्या होता है। उच्च तापमान और दबाव, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर के कारण
धरती के नीचे दबे जीव जंतुओं के अवशेष पेट्रोलियम के साथ साथ गैस के रूप में चेंज होते रहते हैं। क्या होता है, जैसे कि ये मैंने अभी अभी बताया ही था आपको कि हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के कारण धरती के नीचे जो जीव जंतु हैं मरते रहते हैं, नीचे दबते रहते हैं, तो ये प्रोसेस चलता रहता है ऐसे। और पेट्रोलियम के साथ साथ क्या होता है, गैस के रूप में चेंज हो जाते हैं, पहले लिक्विड फॉर्म में यानी पेट्रोल की फॉर्म में, और बाद में धीरे धीरे वो गैस की फॉर्म में होने लगते हैं, और ऐसे ये चेंज होते रहते हैं। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम भंडारों से ही निकलती है। अब आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन हो सकता है, प्राकृतिक गैस है जो वो हमें कहाँ से मिलती है। ऑप्शन में कुछ भी मिलेगा, तो कहाँ से मिलती है, पेट्रोलियम के जो भंडार हैं उनसे ही हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के कारण धीरे धीरे जो गैस रिलीज होती है वो होती हैं नेचुरल गैसेज, और वो पेट्रोलियम के भंडारों से ही हमें मिलती हैं। और जो प्राकृतिक गैस कच्चे तेल के ऊपर तैरती है, कच्चे तेल की फॉर्म में जो हमें मिलते हैं ये चीज़ें, तो कच्चे तेल के ऊपर तैरती है, क्योंकि जो ये गैस है वो तेल से हल्की होती है इसलिए ऊपर तैरती है। पेट्रोलियम की तरह ही इसके बनने की प्रक्रिया चलती है, जैसे पेट्रोल बनता है धीरे धीरे इसको बनने में भी काफ़ी लंबा समय लगता है, और ये ऐसे प्रक्रिया चलती है इसकी। अब जैसे कि हमारे पेट्रोलियम और ये तेल कोयला है, हम एक बार इनको यूज़ करके दोबारा यूज़ तो कर नहीं सकते हैं, और दोबारा यूज़ करना भी है तो उसके लिए बहुत करोड़ों साल लग जाएंगे, इतनी तो हमारी लाइफ होती भी नहीं है। तो इसलिए इसको ऐसा कहा है कि ये चीज़ें हैं जो हमें दोबारा, हम इनको एक बार यूज़ करके दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट है, थोड़ा सा हम पेट्रोलियम के बारे में जानते हैं। पेट्रोलियम 2 शब्दों से मिलकर बना है, पेट्रा प्लस ओलियम। ठीक है, इसके पेट्रोल के ये इंपॉर्टेंट हैं, तीनों याद रखें आप। इसके अन्य नाम क्या क्या हैं, पेट्रोलियम को हम ब्लैक गोल्ड काला सोना भी कहते हैं, इसको खनिज तेल भी हम कहते हैं, रॉक ऑयल चट्टानी तेल भी इसको हम कहते हैं। तो ये तीनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। फिर है, समुद्र में लाखों करोड़ों सालों से गले दबे सड़े हुए समुद्री जीव जंतुओं पौधों के अवशेष उच्च ताप और दाब के कारण धीरे धीरे पेट्रोल में तब्दील हो जाते हैं, मतलब बदल जाते हैं। यह एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है। अब इसको देखिए, समझते हैं थोड़ा सा। जो हमारा प्राकृतिक गैसेस थी, जो वो कैसे बनती थी, प्राकृतिक गैसेस में क्या होता है कि जो जीव जंतुओं के हैं अवशेष हैं, पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, जो ज़मीन पर रहने वाले हैं, वो सब गलते सड़ते हैं तब जाके वो बनता है। और यहाँ पर क्या होता है कि इसमें जो समुद्र में रहते हैं, पेट्रोलियम में क्या आता है, समुद्री जीव हैं, जो ये मरीन लाइफ से रिलेटेड है, इसको याद रखें आप। समुद्र, ये ध्यान रखना है पॉइंट। समुद्र में जो जीव जंतु जितने भी होते हैं, समुद्री जीव जो पानी में रहते हैं, उनके, और समुद्र में पेड़ पौधे भी होते हैं बहुत सारे, और वहाँ पर जो जीव जंतु होते हैं उनके गलने दबने सड़ने से जो भी प्रक्रिया चलती है और बहुत सालों तक चलता रहता है, और हाई प्रेशर और दाब के कारण फिर जो बनता है वो पेट्रोल में बदल जाता है धीरे धीरे। और इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कि डीजल है, जेट ईंधन है, एस्फाल्ट है, गैसोलीन है, केरोसिन है आदि। ये सारी चीज़ें हमें जो एग्जाम्पल है ना, ये डीजल, जेट ईंधन, एस्फाल्ट, गैसोलीन, केरोसिन, ये सब पेट्रोलियम से ही हमें मिलती हैं। ये पेट्रोलियम के ही उत्पाद होते हैं, पेट्रोल से ही हमें ये प्राप्त होते हैं। अब अगला है हमारा कोयला क्या होता है, कैसे बनता है, देखते हैं एक बार। कोयला एक ठोस पदार्थ है। पूछा जा सकता है कैसा है, लिक्विड है, गैस है या तरल है, कैसा है। तो कैसा है ये, यह एक ठोस पदार्थ है जिसे ईंधन के रूप में यूज़ किया जाता है। कोयले को हम, आपको पता ही है, ईंधन के रूप में यूज़ करते हैं। इसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है, और जो कार्बन है वो अच्छा नहीं होता है पर्यावरण के लिए, पर्यावरण को प्रदूषित करता है। कोयला ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अब ये बिजली बनती है कोयले से, इसलिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। और जो ऊर्जा का 40% भाग है, 40% भाग हम कोयले से ही हम प्राप्त करते हैं। इससे अन्य ज्वलनशील यानी कि जलने वाली और उपयोगी पदार्थ भी प्राप्त किए जाते हैं। यानी कि कोयले से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पर याद करने का था कि ये एक ठोस पदार्थ है, और इसको हम क्या करते हैं, इसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है। ऊर्जा का 40% भाग है जो हम कोयले से ही प्राप्त करते हैं, और ये ज्वलनशील और उपयोगी पदार्थ भी इससे प्राप्त किए जाते हैं। अब कोयले का निर्माण कैसे होता है ये देखें। अत्यंत प्राचीन
यानी बहुत पुराने समय की बात है, जैसे अत्यंत जो बहुत पुराने समय में से ही जीव जंतु और वनस्पतियों के अवशेषों के हजारों लाखों साल पहले जमीन में दबने से उच्च ताप और दाब के कारण वही अवशेष कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, इस जैसे पेट्रोलियम था, इसका भी प्रोसेस ऐसे ही है। थोड़ा सा बस ये ध्यान रखना है आपको कि पेट्रोलियम में क्या था, समुद्र जो मरीन लाइफ है वहाँ से रिलेटेड वहाँ पर बातें थी। और अब इसके हम प्रकार देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन किया जाता है। कोयले के प्रकार कितने होते हैं, आप सब बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, छोटी क्लासेस से ही, कि 4 प्रकार का होता है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। तो इनके बारे में थोड़ा सा एक बार हम देख लेते हैं। जैसे पीट कोयला है, पीट कोयला ये सबसे कम अच्छी किस्म का होता है, घटिया किस्म का आप इसको कह सकते हैं। यह कोयले के निर्माण से ठीक पहले की अवस्था होती है, यानी कि जब कोयला बनने की प्रोसेस चल रही होती है तो कोयला बनने से ठीक पहले की, यानी कि लास्ट पॉइंट पे बिल्कुल आगे उससे ठीक पहले की ये अवस्था होती है। यह सबसे घटिया किस्म का और सस्ता कोयला माना जाता है क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा कम होती है। अब देखिए कोयले की जो वैरायटी है कि कौन सा कोयला ज़्यादा सबसे अच्छा है, तो उसको हम कैसे डिवाइड करते हैं, उसमें ये देखा जाता है कि उसमें कार्बन की मात्रा कितनी है। जिसमें जितनी ज़्यादा कार्बन की मात्रा होगी वो कोयला उतना ही अच्छा होगा। पीट कोयले में जो कार्बन है उसकी मात्रा है 27% या इससे थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है, इतनी परसेंट मात्रा होती है, इसलिए इसको ये सबसे कम होती है, इसमें इसको ज़्यादा अच्छा इसलिए नहीं माना जाता। और यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तो होता ही है क्योंकि कार्बन होता है, तो जलता है तो बहुत सारी ऐसी जो धुआं निकलता है वो हमारे वातावरण को जो बिल्कुल पोल्यूट करता है और उससे फिर बीमारियां फैलती हैं, इसलिए ये अच्छी किस्म का नहीं होता है। ऐसे अगला है अब फिर लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोल, इसमें कार्बन की मात्रा होती है 28 से 30% तक। इसका रंग होता है भूरा और विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में इसको यूज़ किया जाता है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन आपसे ये हो सकता है कि विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में हम कौन से कोल का यूज़ करते हैं। 4 ऑप्शन होंगे, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, एंथ्रासाइट। तो कौन से का यूज़ करते हैं हम, लिग्नाइट कोल का यूज़ किया जाता है विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में। 28 से 30 इसमें कार्बन होता है। नेक्स्ट है हमारा बिटुमिनस कोल। यह अच्छी गुणवत्ता वाला कोयला होता है। ये मैंने सीरियल वाइज लिखे हैं, जो सबसे पहला है वो सबसे कम अच्छा है, फिर उससे नेक्स्ट है जो वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है, अब ये इससे भी और ज़्यादा अच्छा है। बिटुमिनस अच्छी गुणवत्ता वाला कोयला होता है, इसमें कार्बन होता है 77 से 86% तक। और ठोस अवसादी चट्टान काले या गहरे भूरे रंग का कैसा होता है, ये ठोस रूप में होता है अवसादी चट्टान के, और रंग होता है इसका काला या गहरा भूरा। और इसमें क्या होता है, भाप तथा विद्युत संचालित ऊर्जा के इंजन में इसका हम यूज़ करते हैं। यूज़ इसके ज़रूर आपको ध्यान रखने हैं, इम्पोर्टेंट है ये। भाप में और विद्युत जो इंजन है उनको संचालित करने में इसका हम यूज़ करते हैं। इससे कोक का निर्माण भी किया जाता है। ये भी पूछा जा सकता है कि कोक का निर्माण किस कोयले से किया जाता है, तो किससे किया जाता है कोक का निर्माण, बिटुमिनस से किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है और लास्ट एंथ्रासाइट, जो कोयले की लास्ट टाइप है एंथ्रासाइट कोयला। एंथ्रासाइट कोयला ये सबसे अच्छी किस्म का होता है, इसमें कार्बन सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है और ये अवसादी चट्टान के रूप में पाया जाता है। किस में मिलता है, ये अवसादी चट्टान के रूप में मिलता है। कार्बन इसमें होता है 94 से 98% तक, सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला होता है। और मुख्य इसमें क्या होता है, कार्बन। और कार्बन के साथ साथ और क्या चीज़ें इसमें हमें मिलती हैं, ये देखिए सहायक होते हैं जो इसमें क्या क्या होता है कार्बन के अलावा, सल्फर होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है। ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं, सहायक हैं जो कि इनमें से कौन सा नहीं होता, तो आपको ये सारे ही ध्यान रखने होंगे। मैंने ये नोट्स हैं जो बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में बनाए हैं और जो ज़रूरी बातें हैं सारा मैंने मटेरियल यहाँ पर आपके लिए दिया है, तो इनमें से आप कुछ नहीं छोड़ें। नेक्स्ट है घरों तथा व्यवसायों में स्पेस हीटिंग के लिए किसका यूज़ होता है, एंथ्रासाइट कोल का। स्पेस हीटिंग के लिए एंथ्रासाइट कोल का यूज़ होता है। अब ये है नेक्स्ट, यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है इसलिए मैंने इसको भी यहाँ पर लिख दिया है। पेट्रोलियम उत्पाद, यानी कि पेट्रोलियम से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं वो सारी बातें हैं यहाँ पर। विभिन्न तेल रिफाइनरियों में जहाँ पर तेल को रिफाइन किया जाता है, संशोधित कच्चे तेल को, यानी रिफाइंड क्रूड ऑयल होता है जो, जिसको हम
संशोधित कर देते हैं, रिफाइन कर देते हैं, ऐसा जो क्रूड ऑयल है उससे प्राप्त होने वाले अनेक उप उत्पादों को पेट्रोलियम उत्पाद कहा जाता है। यानी कि जो तेल रिफाइनरी है जहाँ पर रिफाइन किया जाता है तेल को, वहाँ पर जो क्रूड ऑयल होता है रिफाइन हुआ जिसको रिफाइंड कर दिया है, ऐसा जो क्रूड ऑयल है उससे जो हमें चीज़ें क्या क्या उप उत्पाद होते हैं उनको क्या कहते हैं हम, पेट्रोलियम उत्पाद। यानी पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाली चीज़ें आप इनको कह सकते हैं। यानी कि जो पहले पेट्रोलियम की फॉर्म में होती हैं फिर वो अलग अलग रूप ले लेती हैं। जैसे कि ये एग्जाम्पल आपको सारे ध्यान रखने हैं, डीजल ईंधन है, एसफाल्ट है, सारे इम्पोर्टेंट हैं, ध्यान रखें बिल्कुल। ईंधन तेल है, ये भी हमें पेट्रोलियम उत्पाद में गिना जाता है। केरोसिन है जिसे आप मिट्टी का तेल कहते हैं। द्रव पेट्रोलियम गैस है एलपीजी, जो घरों में होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और इसमें क्या मिला होता है, मीथेन भी, यहाँ पर इसमें मीथेन भी मिली होती है। किसमें, जो एलपीजी गैस है जो हम घरों में सिलेंडरों में यूज़ करते हैं उसमें मीथेन मिली होती है। और मीथेन क्यों मिली होती है उसमें, ताकि हमें स्मेल का पता लग सके उससे, इसलिए इसमें मीथेन का यूज़ किया जाता है। जेट ईंधन है जो वो भी पेट्रोलियम उत्पाद में आता है, और जो गैसोलीन है ये भी। तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनको सारों को आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या विशेषताएं हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की, देखते हैं। गैर नवीकरणीय ऊर्जा पृथ्वी के स्थल मंडल में अनेक खनिजों के रूप में विद्यमान रहती है। यानी कि जो गैर नवीकरणीय ऊर्जा है जिसको हम दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते, जिसका निर्माण होने में करोड़ों साल लग जाते हैं, ऐसी ऊर्जा हम क्या होती है, जो पृथ्वी है उसके स्थल मंडल में ही रहती है, वो अनेक रूपों में। जैसे कि हमें कोयला है, तेल है, गैस है, इनको प्राप्त करने से पहले हमें थोड़ी पता होता है कि इसमें क्या है अंदर, वो धीरे धीरे प्रोसेस चलता है तब हमें जाकर वो चीज़ मिलती है। पर तो थी तो वो पहले से ही ना हमारे स्थल मंडल में, तो इसीलिए अनेक खनिजों के रूप में विद्यमान रहती है। और इनको 3 अवस्थाओं में प्राप्त किया जा सकता है। जो ये चीज़ें हैं, तेल, पेट्रोलियम, गैस, सारी चीज़ें, ये हमें 3 रूपों में प्राप्त होती हैं। एक होती है ठोस रूप में, जिसे कोयला आप कहते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी ध्यान रखें आप। द्रव रूप में या तरल रूप में, लिक्विड फॉर्म में आपको क्या मिलता है, पेट्रोल मिलता है। गैस में आपको प्राकृतिक गैस हैं जो वो मिलती हैं। यहाँ से ये पॉइंट तीनों आपको ध्यान रखना है कि 3 अवस्थाओं में इसको हम, 3 फॉर्म्स में इसको हम प्राप्त करते हैं। फिर अगला है, इनको हम स्टॉक संसाधन नहीं कह सकते। स्टॉक मतलब जिनको हम स्टोर करके रख सकें भविष्य के लिए, ऐसा इनको स्टॉक हम बहुत बड़ी ज़्यादा मात्रा में इनका स्टॉक सा नहीं लगा सकते, क्योंकि ये हमें लिमिटेड मात्रा में मिलते हैं। क्योंकि लिमिटेड कैसे मिलते हैं, अब आजकल ही आप देख लो, अगर पेट्रोल है, जैसे पेट्रोल है वो ख़त्म हो जाए तो हम एज्यूम करके देखो क्या होगा। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि ये लिमिटेड सी मात्रा में रहती हैं, हम ज़्यादा इनका स्टॉक लगाकर नहीं रख सकते। अब इनके हम देखते हैं जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है उसके क्या लाभ मिलते हैं हमें, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। और आप देखेंगे कि कोई भी चीज़ है उसके लाभ भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लाभ देख लेते हैं एक बार। नवीकरणीय ऊर्जा की तुलना में ये अधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं, ये इसका लाभ है। अब नवीकरणीय ऊर्जा है जैसे, जिसको हम दोबारा से नवीकरणीय, नया करने योग्य, नया कर दें। जैसे हमने टॉपिक किया था ना जो रिन्यूएबल एनर्जी है, उसमें किया था हमने, जैसे सूरज है, सनलाइट है, पानी है, तो ये सारी चीज़ें क्या थी, नवीकरणीय थी। इनको हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सन आज निकला है तो कल भी निकलेगा, सनरेज हम आज भी इकट्ठी कर लें, कल भी कर लेंगे। बट इनके साथ ऐसा नहीं है कि हम पेट्रोलियम है, क्योंकि इसको दोबारा से यूज़ करना है तो हमें बहुत सालों का वेट करना पड़ेगा, तब तक हम रहेंगे नहीं। तो इसलिए ये अधिक ऊर्जा की तुलना में अधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं नवीकरणीय की तुलना में। फिर अगला है हमारा अनवीकरणीय, जैसे तेल, पेट्रोल इत्यादि के व्यापार से काफ़ी मुनाफा कमाया जा सकता है। कैसे कमाया जा सकता है, जैसे कि ये तेल, पेट्रोल हैं, आप पेट्रोल पंप लगाओ, यहाँ पर कहीं पर ऐसे आप ऐसे बिजनेस अपना स्टार्ट करने लगते हो कि भाई तेल रिफाइनरी में, पेट्रोल इत्यादि के, इस तरीके से आपका बिजनेस है जो बहुत बड़ा चल सकता है और आपको बहुत मुनाफा वहाँ से कमाया जा सकता है। ये रोज़गार पैदा करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि जहाँ पर ऐसी रिफाइनरियाँ होंगी वहाँ पर बहुत सारे लोग भी चाहिए काम करने के लिए, तो रोज़गार पैदा करने की इसमें क्षमता होती है, इसलिए ऐसा कहा है। अनवीकरणीय संसाधनों को यूज़ करना काफ़ी आसान होता है।
जो अनवीकरणीय संसाधन है यूज़ करना इनको ईजी है, आसानी से हम कर सकते हैं। जैसे कि झंझट उसमें होता है नवीकरणीय में, मान लो हमें क्या होगा, सोलर सिस्टम में पहले सन एनर्जी को इकट्ठा करना पड़ेगा, उसको हम साथ के साथ यूज़ नहीं कर सकते, उसमें कुछ 2-4 घंटे के बाद हम उस एनर्जी को, जो सनलाइट वाली एनर्जी है नवीकरणीय संसाधन वाली, उसको तब हम यूज़ कर सकते हैं। बट इनको हम जैसे पेट्रोल डलाया गाड़ी में, साथ के साथ यूज़ कर लिया, इनको आसानी से हम एक साथ के साथ बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है इनको आसानी से स्टोर करके लंबे समय तक रखा जा सकता है। ये इनका लाभ है कि भाई जैसे पेट्रोल है, आप उसको बोतल में डलवा के कितने दिन रखे रहो, आराम से रख सकते हो। कोई तेल है, किसी भी तरह का तेल, पेट्रोल, गैस है, उनको आप लंबे समय तक रख सकते हो। अब जैसे सोलर सिस्टम है, जो उससे बिजली मिलती है हमें, वो बहुत ज़्यादा दिनों तक हम नहीं रख सकते, साथ साथ वो यूज़ हो जाती है। फिर अगला है, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है। बिल्कुल, जैसे आप सोलर सिस्टम ले जाना है आपको, तो उसमें तो बड़ा झंझट है, सारा सब कुछ उठा के ऐसे ले जाना पड़ेगा। और पेट्रोल वगैरह हैं, तेल हैं, गैसेज हैं, उनको आप टैंक में भरकर आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो। अब इसकी हम देख लेते हैं डिसएडवांटेजेस क्या हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के नुकसान क्या हैं, क्या हानियाँ हैं। इनका निर्माण होने में करोड़ों साल, सबसे पहली तो यही इनकी डिसएडवांटेज है कि भाई इनका बनने में हमें बहुत सालों का वेट करना पड़ेगा, इतने साल लग जाते हैं, तब तक कौन वेट करे। फिर अगली इनकी है, क्या नुकसान है इनका, निर्माण के बाद भी इन्हें सही अवस्था तक लाने में बहुत सारा प्रोसेस चलता है, निष्कर्षण करना पड़ता है, शोधन करना पड़ता है, उसको रिफाइन करना पड़ता है। और फिर परिवहन का भी जो खर्च होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, परिवहन में इधर उधर भेजना पड़ता है, ऐसी तरह की कई प्रकार की प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है। जैसे भाई अब हमें पेट्रोल चाहिए, तो वो पेट्रोल एकदम से हमें ऐसे साफ साफ थोड़ी मिलता है, उसको करने में हमें निष्कर्षण करना पड़ता है, उसको रिफाइन करना पड़ता है, जब जाके उसको कई प्रोसेस से होकर गुजर के तब जाके हमें पेट्रोल रूप में साफ मिलता है और हम उसको यूज़ कर पाते हैं। तो इसकी निर्माण प्रक्रिया है जो वो बड़ी है, इसलिए ये भी एक इसका नुकसान आप कह सकते हैं। फिर अगला है, जो ये हैं जो गैर नवीकरणीय स्रोत हैं, ये क्या करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, जो कि वातावरण को क्या करती है, प्रदूषित करती है, पोल्यूट करती है, जिससे मानव में अनेक सांस से संबंधित बीमारियां बढ़ती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड है जो बहुत हानिकारक गैस है, और ये क्या करती है, जितनी भी इनसे हमारे कारखाने लगे होते हैं तेल के, पेट्रोलियम के, जो हानिकारक गैसों को छोड़ते हैं, वो गैस फिर क्या करती हैं, वातावरण में जाती हैं, प्रदूषित करती हैं वातावरण को, और फिर उसी वातावरण में हम सांस ले रहे होते हैं और अनेक सांस से संबंधित बीमारियां हमें हो जाती हैं। और क्या करते हैं, ओजोन परत को भी ये नुकसान पहुंचाते हैं। ओजोन परत को नष्ट करने में कोयला, तेल, गैस का मुख्य योगदान है, कोयले का, तेल का और गैस का, क्योंकि जब ये जलते हैं तो बहुत सारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जब आप कोल को जलाते हैं तो बहुत सारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है उसके द्वारा, और वो वातावरण में फैलकर वातावरण को तो प्रदूषित करता ही है और ओजोन परत का भी ह्रास करता है। और इनका जो परिवहन है, यानी कि इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना कठिनाई से भरा होता है, ये भी इनका नुकसान है। यानी कि इतने बड़े टैंकों को भर भर के इधर उधर ले जाना, ये भी बड़ा मेहनत का और कठिनाई का सा काम होता है।